गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत में अवशोषण। तो क्षुद्रांत में अवशोषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा डाइजेस्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट बकल कैविटी, नेक्स्ट इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस प्रकार एब्जॉर्प्शन करती है। दी डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू दी ब्लड वेसल्स इन दी वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अब जो आपके डाइजेशन फूड हैं ये कहाँ पास होगा, इन टू दी ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स में जाने वाला है। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ पर है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दी प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड अब पास होने वाला ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स आपके इंटेस्टाइन की वॉल पर हैं, आंतरिक सतह पर हैं। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि अवशोषण बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, उस इनर वॉल पर द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। तो उस पर बेटा थाउजेंड्स यानी कि हजारों प्रकार की फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उभरी हुई संरचनाएं होती है, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। देस आर कोल्ड विली। इसको हम क्या बोलते हैं, विली। तो विली बोलते हैं, और विली को हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घरोम। इसको सिंगुलर विलस यानी कि रसांकुर भी बोलते हैं। कैन यू गाइस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विली का क्या रोल होता है इंटेस्टाइन में, यानी कि क्या भूमिका होती है दीर्घरोम की इंटेस्टाइन में। तो हम देखते हैं, दी विली, जो बेटा विली हैं, ये विली क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये डाइजेस्टेड फूड के लिए सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती है। क्या करती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज करती है। तो विली का, इस विली का एक ही काम है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया का, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो डाइजेस्टेड फूड का। अब ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और प्रत्येक विलस, जो विली हैं आपके दीर्घरोम में, हैज़ ए नेटवर्क, उसके पास एक नेटवर्क, एक जाल है उसके अंदर। थिन एंड स्मॉल, वो थिन पतला और छोटा सा ब्लड वेसल्स का जाल है, क्लोज इट्स सरफेस। और ये जो जाल जो है ब्लड वेसल्स का, वो क्लोज इट्स सरफेस, उसकी सतह के क्लोज में है, पास में ही। तो हम देखते हैं क्या करती है ये। और दी सरफेस, और इसकी जो भी सरफेस है वो ऑफ दी विली एब्जॉर्ब दी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं, जितना भी फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती है। तो विली के दो काम हो गए, एक तो ये अपनी सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का जाल है उसके लिए ये फूड प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जितना भी फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा ब्लड वेसल्स में जाएगा। तो हम देखते हैं, तो पहले हम ये भी देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं। इस फर्स्ट है आपके ड्यूडेनम, जो इस कलर का है, जेजेनम ग्रीन कलर का जो है, इलियम ये। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 भागों में बांट रखा है, अलग अलग एब्जॉर्प्शन के वजह से। इसमें भी एब्जॉर्प्शन कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो हमें अभी केवल एब्जॉर्प्शन ही पढ़ना है। तो ये हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की सतहें, जिसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये पूरी सारी अंदर की सतह हैं इसकी। और इसके ऊपर ये जितनी भी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है अलग सी, ये सारी की सारी बेटा विली हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जितनी भी दिख रही है छोटी छोटी। और ये आपके जो ऐसी निकली हुई सतह हैं, ये सारी की सारी विली हैं। अब इस प्रत्येक विली में, ईच विली में बेटा, ये ईच विली यानी कि प्रत्येक विली के अंदर
ये आपको ये थोड़ा सा जाल सा जो दिख रहा है, ये जाल जो है ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। इसके अंदर ये आपको ग्रीन ग्रीन से पास आते हुए दिख रहे हैं, तो ये फूड मटेरियल है जो इसके अंदर जा रहा है। जितना भी फूड मटेरियल होगा वो ये एब्जॉर्ब करेगी विली, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये नीचे आपको 2 ब्लड वेसल्स दिखें, तो इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ये 2 जो ब्लड लाइन है जो दिख रही है ब्लड की हैं, इनके अंदर फिर फूड जाता है और ये ब्लड वेसल्स फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं प्रत्येक सेल्स तक, यानी कि प्रत्येक कोशिका तक ये फूड जितना भी है पहुंचता रहता है। नेक्स्ट है बेटा अपने दी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। अब जो जितना भी फूड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब किया था विली ने, वो विली ने जितना ही एब्जॉर्ब किया था, तो वो एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हैं आर ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है किसके द्वारा? विया दी ब्लड वेसल्स। जितनी भी अपनी ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि अलग अलग ऑर्गन पर। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, उन सभी ऑर्गन तक वो फूड सब्सटेंस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑफ द बॉडी, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुंच जाता है, क्योंकि अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ तक एक ही चीज़ पहुंच सकती है, वो है ब्लड वेसल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स अपने पूरी बॉडी में फैल रखे हैं। वर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और वहाँ पर क्या होता है? वर दे आर यूज टू, तो उनका यूज होता है बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। और एस दी, तो उसका फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि जटिल पदार्थों का निर्माण होता है उस फूड से। कुछ जटिल पदार्थ बनते हैं बेटा, लाइक जैसे कि प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय दी बॉडी, जितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस प्रोटीन से बॉडी जो है जटिल पदार्थों का निर्माण करती है। और दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, यानी कि एसिमिलेशन को हम बोलते हैं, एसिमिलेशन आपके हो गया स्वांगीकरण, यानी कि स्वांगीकरण की क्या प्रक्रम है? स्वांगीकरण एसिमिलेशन हम उसको बोल सकते हैं कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स के द्वारा हुआ था अलग अलग ऑर्गन तक, और उनका उपयोग हमने किसके लिए किया था? जटिल पदार्थों के, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस के बनाने में किया था। तो कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाने के लिए किया था, तो हमने यहाँ उपयोग किया फूड का। फूड जितना भी आया उस फूड से हमने कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाए, जटिल पदार्थों का निर्माण किया। और देखते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपके ऐसी प्रोसेस है, इज़ ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन डाइजेस्टेड फूड। तो एसिमिलेशन प्रोसेस में आप डाइजेस्टेड फूड को लेते हो, फूड प्रोडक्ट को, इनटू दी सेल्स, यानी कि सेल में, कोशिका में लेते हो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है। वो कैसे आया था आपको पता है, बकल कैविटी में आया था पहले फूड, फिर इसोफेगस में, फिर स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सी माइक्रो विली थी, छोटी छोटी विली थी, उन विली के अंदर ब्लड वेसल्स था, ब्लड वेसल्स में गया भोजन, ब्लड वेसल से सीधा डिफरेंट ऑर्गन तक गया, और सारे ऑर्गन जो हैं सेल्स से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, तो वो सारा भोजन आपके चला गया फाइनली कोशिका में। अब कोशिका क्या करेगी? बाय प्रोवाइडिंग, वो कोशिका प्रोवाइड करेगी मटेरियल इन बिल्डिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म, वो ऐसे मटेरियल देगी हमें उस फूड से कि जिससे हमारी नए प्रोटोप्लाज्म बने, बिल्डिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो, एंड एनर्जी भी मिले अपने को नीडेड ड्यूरिंग सेल एक्टिविटीज़। जितनी भी सेल की कोशिकाओं की एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप होते हैं, उन सारी क्रियाओं के लिए एनर्जी भी मिले और नए प्रोटोप्लाज्म भी बनाएं। ये उस फूड का उपयोग पूर्ण रूप से होता है, इसी को हम एसिमिलेशन बोलते हैं कि फूड का पूरी तरह से उपयोग हो गया है। नेक्स्ट अब है अपने बेटा कि इन दी सेल्स, तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो अपने जो सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर ग्लूकोज
आ गया। अब ये ग्लूकोज क्या है? वो ग्लूकोज बेटा फूड ही तो है। जो फूड हमने सेल्स तक पहुंचाया था उस फूड के अंदर ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का सेल क्या करेगी, कोशिका क्या करेगी? कोशिका का एक ही काम है ग्लूकोज से कि पहले तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से करता है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन सेल्स कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम करते हैं तो जितना भी हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो केवल फेफड़ों तक नहीं जाता, लंग्स तक नहीं जाता, वो सारा ऑक्सीजन जो है वो प्रत्येक सेल्स तक जाता है। वो इसलिए जाता है ताकि वो उस फूड को ब्रेक डाउन करें, तोड़ें। जैसे ही वो फूड को तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो प्रत्येक सेल ऑक्सीजन ले रही है तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी दे देती है उसी ब्लड वेसल्स दूसरी ब्लड वेसल्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स आपके दो होती है, एक ऑक्सीजन वाली होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाली। तो ऑक्सीजन तो ले लिया सेल्स ने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं है सेल्स को, तो वो वापस ब्लड के द्वारा लंग्स तक पहुंचा देती है। फिर एनर्जी का वो यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है एनर्जी को। नेक्स्ट है बेटा आपके लाइन, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। जो फूड अनडाइजेस्टेड हैं एंड अनएब्जॉर्ब्ड हैं, यानी कि जो अनएब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो अब एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है अपने, दी लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर। तो लार्ज इंटेस्टाइन अपने वाइडर हैं यानी कि काफ़ी चौड़ी हैं, एंड शॉर्टर है और छोटी है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि शुद्रांत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी शुद्रांत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बहिर्दांत। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में बेटा चौड़ी तो हैं पर शॉर्टर यानी कि छोटी हैं। चौड़ी तो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो काफ़ी चौड़ी है पर लंबाई के अंदर छोटी हैं। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है, लंबाई जो केवल 1.5 मीटर ही है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी? यस 7 मीटर थी। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। तो इसका फंक्शन क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? इसका काम होता है एब्जॉर्ब वाटर। ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, क्योंकि हम जितना भी वो फूड था, अभी वो फूड काफ़ी लिक्विड जैसा है। तो अगर ऐसा का ऐसा निकल जाएगा तो हमें डायरिया यानी कि दस्त होने लग जाती है। तो इसलिए वो फूड में से जितना भी वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करती है। एंड सम साल्ट्स, और बेटा कुछ साल्ट्स यानी कि कुछ खनिज लवण जो होते हैं उस लवणों को भी वो एब्जॉर्ब करती है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो ही काम है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। तो ये साल्ट्स और ये वाटर इनको क्या करती है? एब्जॉर्ब। बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हैं वो अब आगे जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से दो चीज़ें ही ली इसने, तो वाटर लिया और साल्ट को एब्जॉर्ब किया। बाकी अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा? दी रिमेनिंग वेस्ट पासेस। अब वो वेस्ट के रूप में है, क्योंकि बेटा अब हम अपने शरीर के द्वारा जितना भी फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है वो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद वो फूड किसी काम का नहीं आगे, तो वो वेस्ट पासेस होता है इन टू दी रेक्टम। तो वो रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में जब वो ज़्यादा हो जाता है, रिमेन्स यानी कि इकट्ठा हो जाता है, देर इज सेमी सॉलिड। तो वो अब सेमी सॉलिड यानी सेमी सॉलिड कहते हैं अर्ध ठोस यानी कि आधे ठोस के रूप में, फेसस यानी कि मल के रूप में रहता है। दी फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू दी एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वो जितना भी फेकल मैटर हैं, जितना भी वो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो समय पर गुदा द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो इसको हम इजेशन बोलते हैं। इजेशन यानी कि निष्कासन, यानी कि जितना भी अपने अनडाइजेस्टेड फूड हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर, ये लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा रेक्टम में और रेक्टम से एनस से बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, उसी को हम इजेशन निष्कासन कहते हैं। ओके।
तो ये भी हम देखते हैं। तो ये आपके हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक हैं, फिर यहाँ पर आगे रेक्टम आ जाता है, फिर एनस आ जाता है नीचे। तो ये आपको दिख रहा है कि फूड कैसे यहाँ लिक्विड में आ रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ लिक्विड में था, फिर धीरे धीरे ये सॉलिड में बनता जा रहा है, और फिर इसमें प्रेशर भी होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, संकुचन होता है। संकुचन के द्वारा जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो आगे तक जाता रहता है, और फिर फाइनली लास्ट में ये धीरे धीरे यहाँ रेक्टम में इकट्ठा होने लगता है। जब रेक्टम में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जब रेक्टम में ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, तो अपने शरीर को प्रेशर लगने पर एनस के द्वारा सारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपके इजेशन सिस्टम है। अब है बेटा अपने डायरिया यानी कि दस्त। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। कभी कभी आपको जल रूपी पतले पतले मल बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, इसी को दस्त बोलते हैं। इट इज़ मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो इस स्थिति में, दस्त की स्थिति में, ये आपके संक्रमण के द्वारा हो सकती है, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग के द्वारा हो सकती है, अपच के कारण, अनडाइजेशन के कारण हो सकती है, और इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, और ये इंडिया में, भारत में बहुत ही कॉमन है, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। ज़्यादातर ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं दस्त। अंडर सेवर कंडीशन इट इज़ कैन बी फैटल, और चरमावस्था तक ये घातक भी हो सकती है। फैटल यानी कैन बी फैटल। तो अगर ये लंबे समय तक हैं तो इसमें अपने लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके मुख्य कारण यही है कि शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना, क्योंकि इससे अपने शरीर को वाटर और साल्ट मिल नहीं पाता, क्योंकि वाटर और साल्ट बाहर निकलता रहता है। और आपको पता है कि जितना भी वाटर और साल्ट था लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा था। जब लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो सारा का सारा बाहर निकलेगा, तो डायरिया दस्त के रूप में ही रहेगा, वाटरी स्टूल रहेगा। तो ये वाटरी स्टूल नहीं होना चाहिए। वाटरी स्टूल आ रहा है तो इसका मतलब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको टालना नहीं चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। और चिकित्सक के पास जाने से पहले ही आपको उबाल कर बॉयल किया हुआ पानी को ठंडा करना है, और उसके अंदर, उस पानी के अंदर 1 चुटकी नमक और चीनी शक्कर घोलकर पीना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो इसकी फुल फॉर्म आप अंडरलाइन कर लें, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS। तो हमें डॉक्टर के पास जाने से पहले ORS का घोल भी पी लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ने 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसको नेक्स्ट लेवल पर पढ़ते हैं।